नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रकाश चंगेट आप सभी के अपने देखो चहेते यूट्यूब चैनल इंस्टा गुरुजी में। आज देखना हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर हमने जाना था एक गोलीय कोश के कारण, मतलब खोखला गोला था हमारे पास, कोई स्फेरिकल शेल था। आज वो जो हमारे पास स्फीयर है यानी जो गोला है वो अंदर से खोखला नहीं होकर भरतल है। दूसरी बात वो कंडक्टर था यानी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ था। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, यानी ये जो गोला है आपका कैसा है, अचालक गोला है। तो किसी अचालक ठोस गोले के कारण जो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो इन सब के देखो चर्चा इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे बहुत ही डिटेल से और बहुत ही शानदार तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट तक आप ये जो वीडियो में बने रहेंगे और जो ज्ञानार्जन है बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग करेंगे। और आप सभी बहुत ही बड़े भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हो, भूरी काली पीली हर प्रकार के प्रशंसा के पात्र हो। इस लॉकडाउन के समय में भी इतने विकट परिस्थितियों के अंदर भी आप सभी लोग जो है अध्ययन कर रहे हो और बड़े मन और बड़े चाव के साथ में अध्ययन कर रहे हो। बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी है। स्टार्ट करते देखो आज के हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले तो कुछ बात आती है स्फीयर की, गोला। तो सबसे पहले मैं तो देखो मेरा तो मानना ये है कि जब तक हम किसी भी चीज़ की इमेज हमारे इस माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट नहीं कर लेते, चाहे भले वो इमेजिनरी क्यों ना हो, तब तक हम किसी भी टॉपिक की ओर अगर बढ़ते हैं तो ये सबसे ड्रॉबैक है, हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को बनाएं तो सही भी, आखिर देखें तो सही कि दिखने में होता कैसा है, ये क्या बला है। तो इसके लिए देखो मैं आप सभी के सामने यहाँ पर एक गोला बनाने जा रहा हूँ। ये है स्फीयर और कैसा है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है और अंदर से पूरी तरीके से भरतल है यानी भरवा हमारे पास एक गोला है। अचालक पदार्थ का बना हुआ है, इसका मतलब देखो अचालक पदार्थ का बना हुआ है। अब ये नहीं देता तो भी क्या चल जाता हमारा काम। ये भाई नॉन कंडक्टिंग नाम इसने अलग से दिया है, इसने अपने पेन की या प्रिंटर की शाई जो वो खपाई है, और मैंने अपने तो इस मार्कर की शाई अगर खपाई है तो क्यों खपाई, इसको नहीं लिखता तो क्या हो जाता। बहुत बड़ा रोल है इसका। देखो बहुत बड़ा अंतर आ गया। जब हम लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे इतना शब्द लास्ट टाइम पे नहीं था, वहां पे था कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल शेल था। यहाँ पर मैंने खाली और खाली NON डैश लिख दिया यानी नॉन कंडक्टिंग कर दिया इसको। तो क्या परिवर्तन आ गया देखो, इसको समझना, इसको समझ जाओगे तो बहुत कुछ कर जाओगे लाइफ में, अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है सभी जैसा रहता है वैसा रहना पड़ेगा। देखो नॉन कंडक्टिंग के अंदर और कंडक्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। जब भी हम किसी चालक पदार्थ को कोई भी आवेश देते हैं तो वो जो आवेश है चूंकि चालक है इसलिए उसके अंदर गति कर सकता है और उसकी जो सतह है, बाहरी सतह, इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन ये जो अचालक गोला होगा ना, जैसे मैं अगर मेरे बोर्ड की बात करूँ, मेरा बोर्ड अचालक है, अगर इस अचालक बोर्ड को मैं कोई भी आवेश दूंगा ना तो जिस जगह मैं दूंगा, मान लो मैंने इस जगह पे पॉइंट बी पे इसको क्यू आवेश दिया तो इसी जगह पड़ा रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। पहली बात तो देखो आवेश कोई वस्तु नहीं है, मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था आवेश केवल पदार्थ का एक गुण है। लेकिन हम आवेशन की प्रक्रिया संपन्न करवा सकते हैं घर्षण या रगड़ के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, बहुत सारे तरीके हमारे पास जिनकी अपन ने वीडियो के अंदर बात की थी, जो हमारी दूसरी वीडियो थी हमारी सीरीज की उसके अंदर। अब ये देखो बोर्ड के जो किनारे हैं ये एनोडाइज एल्यूमिनियम की पत्ती से बने हुए हैं और आप सभी जानते हो एल्यूमिनियम जो है वो तो चालक धातु है। तो अगर यदि मैं इस एल्यूमिनियम को वही क्यू आवेश देता तो वो जो दिया गया क्यू आवेश है वो इस पूरे एल्यूमिनियम की पत्ती की सतह के ऊपर, बाहरी जो सतह है इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके अंदर भी नहीं रहता। लेकिन अब अपन बात करें चूंकि यहाँ पर अचालक गोले की, तो अचालक गोले को मैं आवेश जिस जगह पे दूंगा वो उसी जगह पर बरकरार रहेगा, इधर उधर गति नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो आवेश गोले के अंदर कहीं पर है तो वो अंदर कहीं पर ही रहेगा, वो चलकर गति करके जो बाहरी सतह है उस पर नहीं पहुंचेगा। तो इस कारण से ये जो हमारा केस है ये पिछले केस से थोड़ा अलग हो गया। अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं तब तो हम पिछले केस के अंदर इसी को कर लेते, हमें इसको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि इसके अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा अंतर है और उस अंतर को मैंने आपको बता दिया और आप लोगों ने चूंकि उस अंतर को जान लिया बहुत अच्छे प्रकार से, तो अब इस डेरिवेशन को आगे करने में हमारे कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो मैं खड़ा हूं ना आपके सामने यहाँ पे, तो देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके का है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो के अंदर इसको डिटेल से समझा था तो इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल भी माथा पची करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में बताऊंगा और यहाँ पर डायरेक्टली जेरोक्स उसके निकल कर कुछ छप जाएगी। ऐसा कब होगा, जब आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और पीछे वाली जो वीडियोस उनको लगातार रिवाइज करते हुए चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूं, देखना ये मैंने कोई यहाँ पर गोला बना दिया, अचालक है, पहले बता देता हूँ नॉन कंडक्टिंग है और स्फीयर है, भरवा है, अंदर से खोखला नहीं है। अब
मान लो मैंने इस गोले को दे रखा क्यू आवेश, चूंकि मैंने पहले कह दिया कि इस गोले को जो मैं आवेश दूंगा वो ये तो है नहीं कि इसकी सतह पर आ जाएगा, तो जहां कहीं पे मैं दूंगा वहां कहीं पे बस वो उसी जगह पड़ा रहेगा। अगर मैंने इसको आवेश इसकी सतह पर दे रखा तो उसकी सतह पर जहां मैंने दिया है वो उसी जगह पड़ा रहेगा। और अगर ये जो आवेश है ये मैंने इस गोले को अंदर कहीं पे दिया है तो वो अंदर कहीं पर ही उस जगह पर पड़ा रहेगा जहां पर मैंने इसको वो आवेश दिया है, यानी गति नहीं करेगा, जहां हमने आवेश दिया था वहां आ गया। अब देखो पिछले वाला जो चित्र था उसके अंदर अंतर भी यही है, वहां पर जो हमने आवेश दिया था केवल और केवल उसकी सतह के ऊपर मैंने लगाए थे प्लस का निशान, अंदर नहीं लगाए थे। अंदर इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि अंदर वाला अगर कोई आवेश होता तो वो गति करके बाहरी सतह पर आ जाता, लेकिन अचालक के अंदर गति कर ही नहीं सकता आवेश, इसीलिए तो ये अचालक है। अब इतना हमने कर लिया और हमने मान लिया कि ये जो हमने गोला माना है, इस गोले की जो त्रिज्या है, इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। यहाँ पे परिधि तो है नहीं, इसकी सतह है ओ बिंदु से, और ये इसकी जो सतह ना यहाँ तक की जो दूरी है, यानी आप कह सकते हो इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। अब जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि गोले की जब भी अपन बात करते हैं तो कोई 3 स्थितियां हम लोग ले सकते हैं, कहां कहां हम v का मान ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको वहां पे बताया था, ज्यादा टाइम लिए बिना फटाफट बता देता हूं। देखो 3 स्थितियां कौन सी हो सकती है। हो सकता है कि हम जिस बिंदु पर v का मान ज्ञात करने जा रहे हैं वो बिंदु p इस गोले से बाहर कहीं पर स्थित हो, कहीं पर भी बाहर हो सकता है। इस गोले के केंद्र ओ से वो बिंदु मान लिया P है कोई, तो R दूरी पर हो सकता है, बाहर कहीं पे भी, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देखो क्या बनती है कि जिस बिंदु पर हम V का मान ज्ञात करने जा रहे हैं वो हो सकता है वो बिंदु जो है वो इस गोले की जो सतह है, जो सरफेस है, इसके ऊपर कहीं पर हो। तीसरी कंडीशन एक और बनती है, वो थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि हो सकता है वो जो पॉइंट जिसकी हम लोग बात करें वो इस गोले के अंदर कहीं पर हो, इस स्फेयर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो 3 स्थितियां बन गई। हो सकता है कि हम बाहर इसके v का मान ज्ञात कर लें, हो सकता है इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर v का मान ज्ञात कर लें, और तीसरा केस एक और बनता है कि हो सकता है इसके अंदर कहीं पर हम किसी पॉइंट के ऊपर v का जो मान है वो ज्ञात कर ले। तो ये 3 स्थितियां यहाँ पर बनती है और तीनों की हम देखो कितने विस्तार से बात करते हैं, बहुत ही आसान सा है। पहला केस देखो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रकट करने जा रहा हूं। मान लें कि वो जो बिंदु P है जिस पर हमें v का मान ज्ञात करना है वो इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब चूंकि देखो स्मॉल r जो है वो क्या है, इस पॉइंट P तक की दूरी, और पॉइंट P क्या है, गोले से बाहर कहीं पर स्थित है। तो देखना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं केस फर्स्ट, यानी जो हमारा केस फर्स्ट है इसके अंदर हमारे लिए जो r है ना, r इसका मान बड़ा है किससे, हमारे जो गोले की त्रिज्या है r इससे, क्योंकि देखो गोले से तो बाहर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक तो गोले की जो त्रिज्या थी वो थी r कैपिटल, और यहाँ से इतनी एक्स्ट्रा और है, यानी हमारी जो स्मॉल r है वो है बड़ी किससे, जो हमारे गोले की त्रिज्या है कैपिटल R उससे। अब देखना ये असल में गणित की भाषा है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता, गणित में नहीं लिखे, तो मुझे यूं लिखना पड़ता, केस फर्स्ट, जब बिंदु P गोले से बाहर कहीं पर स्थित हो। तो उस इतनी बड़ी हिंदी की लाइन को मैंने रिप्लेस कर दिया खाली इतने से एक संकेत के द्वारा। ठीक है, अब देखना हमें ज्ञात क्या करना है, v का मान। और सभी नालायक से नालायक विद्यार्थी भी अब तो समझ गए होंगे, जान गए होंगे, मेरे से पढ़कर समझ चुके होंगे, याद हो गया होगा कि जब भी हमें v का मान ज्ञात करना तो v का जो सूत्र होता है ज्ञात करने का होता है समाकलन, माइनस का समाकलन अनंत से लेके जो दूरी r है ना, वैसे तो हम लोग बिंदु P की दूरी लेते हैं, और बिंदु P की दूरी क्या है, केंद्र से स्मॉल r है, तो मैं यहाँ पे लिमिट जो है वो अनंत से स्मॉल r तक लगाता हूँ, और अंदर क्या लिखता हूँ, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इतना हम सभी जानते हैं। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उससे पहले आप सभी ये भी जानते हो किसी भी गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र है यानी ई वेक्टर है उसका मान क्या होता है। मैंने आपको जरा के कहा था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने जो पढ़ा था ना गॉस का नियम, वहाँ पे गॉस के नियम में हमने ई वेक्टर का मान ज्ञात किया था। आप सभी जानते हो खोखले गोले के कारण जो था वो तो हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया। भरवा गोले के कारण हमने अगर देखना है हमें, और वो भी अचालक गोले के कारण देखना, तो हमने वहां पर देखा था क्या प्राप्त हुआ था हमें, ई वेक्टर का मान वो था KQ बटा R स्क्वायर R कैप। ये तो कब था, जब हम किसी अचालक गोले के कारण बात करें, बाहर स्थित किसी बिंदु पर ई वेक्टर की या उसकी सतह पर स्थित यदि किसी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे जो R है ना, ये स्मॉल r, इसका मान इसकी त्रिज्या के बराबर है, R के बराबर हो जाएगा। तो ये तो देखो बात कर रहे हैं हम गोले के बाहर कहीं पे। अगर मैं बात करता हूँ गोले की सतह के ऊपर, तो सतह पर जो आपके R है ना, स्मॉल वाला R, ये किसके बराबर हो जाता, आपके कैपिटल R के। तो बस इसके अंदर कोई चीज नहीं आता, KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर और R कैप हो जाता। लेकिन जब हम इस गोले के अंदर कहीं पर बात कर रहे थे, वहां पे जब मैंने आपको बताया था अचालक गोले के कारण, तब हमने वहां पर ई वेक्टर जो था इसको ज्ञात किया था KQ बटा R क्यूब R स्क्वायर, सॉरी ये R और ये R कैप। ये हमने फॉर्मूला वहां पर ज्ञात किया था। कब, जब हमें बात करनी हो किसी अचालक भरवा
गोले के अंदर किसी बिंदु पर यदि हमें जो दूरी है ना r, अंदर किसी दूरी स्मॉल r पर अगर हमें ई वेक्टर का मान ज्ञात करना तो उसके लिए हमने ई का फॉर्मूला ये वाला ज्ञात किया था वहां पर। अब ये जो 3 फॉर्मूले हैं मैंने आपको कहा था ये बार बार काम में आएंगे, और बार बार कहाँ, आज हमारे यहाँ काम आ रहे हैं, और इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर काम आए थे, लेकिन वो थे चालक गोले के कारण, और आज जो है ये है अचालक गोले के कारण। तो इनको देखना मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। तो हमारा देखना जो पहला केस है जिसके अंदर हम लोग ये मान रहे हैं कि जिस बिंदु पर हमें v का मान ज्ञात करना है वो बिंदु P जो है वो इस गोले से बाहर कहीं स्थित है और केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वो बिंदु है। तो अब देखना इस केस के लिए मैं जब v का मान ज्ञात करूंगा तो मुझे बताओ इस केस के लिए जो आपकी e का मान होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो मैं देखना यहाँ पे ये वाला मान लिख रहा हूँ KQ बटा r स्क्वायर r कैप, ये तो e वेक्टर का मान हो गया, डॉट dr वेक्टर। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी समाकलन हम करते हैं तो जो भी कांस्टेंट राशियां होती हैं उनको हम ले लेते हैं बाहर। अब देखना यहाँ पे v बराबर माइनस k और q दोनों के दोनों कांस्टेंट राशियां ले लिया मैंने इनको बाहर। समाकलन किसका किसका होगा, देखो लिमिट है अनंत से लेके बिंदु r तक 1 बटा आर स्क्वायर का, और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया था कि r कैप डॉट डी आर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है किसके बराबर, डी आर के बराबर, क्योंकि कोस थीटा था और 0 डिग्री का एंगल होने के कारण खाली अपन डी आर लेते हैं, तो ये बन गया डी आर, दोनों का ना आपस में डॉट प्रोडक्ट होकर डी आर बन गया। अब आप सभी जानते हो 1 बटा आर स्क्वायर का समाकलन पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो के अंदर फटाफट मैं इसको करूंगा बिना मतलब अपन टाइम जो जाया नहीं करेंगे। के क्यू 1 बटा आर स्क्वायर का समाकलन होता है, सॉरी 1 बटा आर, और आपके जो लिमिट है समाकलन की वो है हमारी अनंत से लेके आर तक। ठीक है, यहां तक भी किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखना, अरे ये गलती भी कर दी ना, माइनस, भाई ये गड़बड़ हो गई थी मेरे से, अब देख लेना इसको सुधार दिया मैंने। माइनस का 1 बटा आर, 1 बटा आर स्क्वायर तो समाकलन होता है माइनस 1 बटा आर। मैं क्या किसी और ही ख्याल के अंदर खो गया था, है ना, तो इस कारण से ही हो गया। अब देखना इस माइनस के निशान को निकाल लेता हूं मैं बाहर, तो ये माइनस का निशान इस बाहर वाले माइनस के निशान को कर देगा प्लस, माइनस से माइनस को टकराएंगे, जैसे हम दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों आपस में बन जाएंगे करीब प्लस, तो ये हो गया प्लस, प्लस को लगाने की मेरे को जरूरत नहीं लिखने की, तो यहाँ पे क्या बचा, सीधा सीधा के क्यू। अंदर देखना जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमेशा पहले जो लिमिट लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट, यानी ऊपर वाली लिमिट को हम पहले अप्लाई करते हैं, फिर माइनस का निशान लगा के नीचे वाली लिमिट को अपन अप्लाई करते हैं। पिछले वाली वीडियो में डिटेल से मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो बिना मतलब में फटाफट मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा लिख रहा हूँ। आप सभी जानते हो पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बता दिया 1 बटा अनंत का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो 0। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 0, तो अब इसका तो कोई रोल रहा ही नहीं, क्या बचा खाली 1 बटा आर, यानी v बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे के क्यू बटा आर, ये क्यू है भाई, और ये क्या चीज है हमारे पास, किसी अचालक गोले के कारण बाहर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर v का मान, यानी इस बिंदु पर जो v का मान है वो हमें कितना प्राप्त हो गया, के क्यू बटा आर। अब इतनी अगर चीज आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया। और आपको यदि याद हो पिछली वीडियो के अंदर भी हमने जो बाहर स्थित कोई बिंदु था तो उस पर जो v का मान था वो यही सेम हमने प्राप्त किया था, v बराबर के क्यू बटा आर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, और अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखो ना बहुत आसान है। मेरी देखो गर्मी के कारण हालत थोड़ी सी खराब हो रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये हमारा केस फर्स्ट था, आप इसको एज इट इज़ उतारेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद बहुत आराम से आप इसको डिटेल से अपनी कॉपी में उतारिए, बुक की सहायता आप लोग ले सकते हो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब मैं जाता हूँ देखो फटाफट से केस नंबर दूसरे पे, तो इसको हम मिटा दें क्योंकि ये जो मान आया था वो मैंने उस बिंदु के पास में वहाँ पे लिख दिया, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखना जो सेकंड केस है हमारा, केस नंबर 2, केस सेकंड के अंदर हम लोग देखो क्या करते हैं, ये जो बिंदु केस सेकंड का मतलब क्या है कि अगर ये जो बिंदु P है वो और कहीं पे ना हो कि इसकी सतह पर कहीं हो, मान लीजिए जो आपका गोला है इसकी सतह पर ये बिंदु P है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बिंदु P जब इसकी सतह पर होगा तो ये जो दूरी है इस बिंदु O की P से किसके बराबर होगी, जो गोले की त्रिज्या R है उसी के बराबर। लेकिन हम एक बार इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, और ये R किसके बराबर है, इस गोले की त्रिज्या के बराबर। अर्थात हमारा जो दूसरा केस है इसके लिए हम लोग लिखेंगे R बराबर कैपिटल R। इसमें किसी को कोई शंका या समस्या आनी चाहिए नहीं। अब देखना जब R बराबर R है और हमने इस वाले केस के लिए जो V का मान अभी भी प्राप्त किया था वो वहां पे मैंने लिख भी रखा है, वो था के क्यू बट्टा R। तो जब इस फॉर्मूले के अंदर मैं इस R की जगह कैपिटल R रख दूंगा तो भाई सीधा सीधा मेरे को V का मान मिल जाएगा। मैं बिना मतलब कि क्यों रामायण करूंगा, क्यों समाकलन करूंगा, बिना मतलब झंझट मेरे को पालने है नहीं,
कॉपी बचानी है, समय बचाना है, पेन बचाना है। तो ये सारे के सारे काम मैं करके सीधा क्या लिख रहा हूँ, इस वाले आप जब इसको करो ना कॉपी के अंदर, तब ये जो आपका फॉर्मूला आया था ना इस पहले केस के अंदर, तो उसको समीकरण दे देना आप चाहे 1, तो आप सीधा सीधा लिख देना समीकरण 1 से v बराबर के क्यू बटा कैपिटल R, जयराम जी के साथ हो गया, बस इतना सादा। यानी इस गोले की अगर सतह की हम लोग बात करें तो सतह पर जो v का मान होगा, सतह पर v का मान हमारे पास प्राप्त होगा, ये बिंदु आपका P है और v बराबर के क्यू बटा कैपिटल R, ये हमें मिल गया v का मान। अब जो हमारा तीसरा केस हम लोग लेने जा रहे हैं, इस तीसरे केस के अंदर देखना, मैं इनको फटाफट मिटा देता हूं ताकि हमारे पास जो स्पेस है वो कायम रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा केस, तो ये इनका भी कोई वैसा तो रोल बचा नहीं है अब, तो इनको मैं सीधा सीधा मिटा रहा हूँ और हम लोग सीधे के सीधे मूव ऑन होते हैं हमारे अगले केस पे। केस नंबर जो 3 है, इसको देखना, इसको एक बार गौर से आप लोग समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। वैसे तो अगर आपने पिछले वाली वीडियो को डिटेल से अगर समझा होगा तो इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से थोड़ा देखना। तीसरा जो केस है वो क्या कहता है कि यदि ये जो बिंदु P है जिस पर हम लोग v का मान देखने जा रहे हैं, ये इस गोले के अंदर कहीं पर स्थित हो, तब क्या होगा भाई, तब v का मान क्या होगा। तो इसको देखो हम लोग याद करते हैं। मान लें कि जो बिंदु P है वो गोले के अंदर कहीं पर है और बिंदु P की O से जो दूरी है वो हमेशा हम लोग कितनी मानते हैं, R मानते हैं। अब देखना, जब भी हम किसी बिंदु पर v का मान ज्ञात करते हैं तो आवेश को हमेशा, मैंने पहले चैप्टर से आपको बताया था, हमेशा अनंत से हम लोग लेके आते हैं। अब पहले तो देखो मैं अनंत से लेके आऊंगा, ये जो आपका गोला है इसकी परिधि तक, ये इस गोले की जो सतह है यहाँ तक। अब ये जो इसके सरफेस है, सतह है, बाहरी सतह है, यहाँ तक मुझे ई वेक्टर के विरुद्ध जो है वो कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर ज्ञात किया था, अब पिछले वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक तो काम किया था, लेकिन उसके बाद हम जब अंदर आए थे तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर हमने बात किया था विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। कब? जब आपका गोला कैसा हो, चालक हो। लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि उसके अंदर उसके अंदर थोड़ा सा बस यही अंतर है कि यहाँ इस गोले के अंदर जो है वो ई वेक्टर शून्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ अनंत से लेकर इस बिंदु तक आने में कुछ काम करना पड़ेगा, प्लस यहां से इस बिंदु P तक जाने में भी हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा अलग प्रकार का। इसलिए हमारे पास दो अलग अलग केस हो गए और हमारे जो समाकलन की लिमिट जो है ना उसको भी हमने इसी कारण से दो अलग अलग हिस्सों के अंदर तोड़ दिया है। तो देखना कैसे इसको करते हैं। यानी हमें v का मान तो ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हम पहले अनंत से इसकी सतह तक पहुंचेंगे, यानी हमारी जो समाकलन की लिमिट होगी वो अनंत से कहां तक, इस बिंदु तक पहुंचेगा। और इस बिंदु की देखो इस O से दूरी क्या है, इसकी त्रिज्या के बराबर यानी कैपिटल R के बराबर। यानी पहले तो हमें आना है अनंत से लेकर बिंदु R तक। तो यहां पर फॉर्मूला E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर ये तो इतना तो हो गया, प्लस ये तो हमारी पहली शर्त है। कब? जब हम अनंत से आए इस बिंदु तक। अब इस बिंदु के बाद हमें पहुंचना है इस बिंदु P तक। इस बिंदु को देखो मैं नाम देता हूँ Q तक, ताकि आपको कोई परेशानी हो नहीं। पहले तो देखो हम आए थे अनंत से लेके बिंदु Q तक, अब इस Q से हमें जाना है बिंदु P तक। यानी ये जो Q की दूरी है इस O से वो तो है R, कैपिटल R। और मतलब को समाकलन की लिमिट बताने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। जो दूसरा हमारा ऐसा होगा v का ही मान है, पहला तो ये टुकड़ा था, दूसरा टुकड़ा ये। लिमिट हमारे समाकलन की देखना, इस q से हमें p तक जाना है तो o से q की दूरी तो कितनी है, कैपिटल R, इस गोले की त्रिज्या के बराबर। और हमें जाना कहाँ है, इस बिंदु p पर जाना है, तो ये दूरी किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर। यानी हमारी जो समाकलन की लिमिट है वो है कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक। E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हो गई हमारी बात। अगर आपको इतना सब कुछ क्लियर है तो उसके बाद तो कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि जो मेन बात थी, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमें पहले तो आना है अनंत से इसकी जो बाहरी सतह है वहां तक, यानी बिंदु Q तक। उसके बाद हमें Q से जाना है बिंदु P तक। दोनों केसों के अंदर जो किया गया काम होगा वो अलग अलग होगा। इसी प्रकार से जो v का मान है वो भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। और हमने दोनों टुकड़ों को जब जोड़ के साथ में लिखा तो हमें जो कुल v का मान है बिंदु P पर वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, v बराबर माइनस, अब देखना ये मेरे को बताओ, आपने अभी थोड़ी सी देर पहले किया था कि नहीं किया था? जब हम आए थे अनंत से किसी गोले की जो परिधि है वहां तक, जो दूसरा केस था हमारा, यानी जब हमने इस गोले की जो सतह है उस पर v का मान जब हमने ज्ञात किया था, तो सेम टू सेम यही केस हमारे सामने था। तो इसलिए मुझे इसको दोबारा से ज्ञात नहीं करना। जो मुझे अभी इससे तुरंत पहले समीकरण 2 में मिला था, यानी ये वाला मान, इसकी सतह पर v का मान कितना था, के क्यू बटा कैपिटल R, वो का वो मान मैं एज इट इज इसके लिए लिख दूंगा। तो v बराबर क्या था, के क्यू बटा कैपिटल R। तो उसको मैंने ऐसा कैसा देखो लिख दिया। अब प्लस को देखो माइनस कर दूंगा मैं, इस माइनस के कारण ही हो जाएगा माइनस। यहां पर देखना R से लेके आपको स्मॉल r तक जाना है।
देखते हैं, जाते हैं आर से लेके स्मॉल आर तक। ई वेक्टर, यहां पर देखना ई वेक्टर कौन सा लगेगा, मैंने आपको बताया था ये वाला के क्यू आर बटा आर क्यूब, यानी जब हम अंदर की बात करें तो अंदर जो ई वेक्टर का मान है वो कितना है के क्यू स्मॉल आर बटा आर क्यूब, और साथ में क्या है आर कैप, और डी आर जो हमारा ये वाला है ना, ये ऐसा कैसा है एज इट इज आ गया। अब देखना जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है उनको हम निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर जो बचेगा उसको लिख देते हैं v बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर माइनस के क्यू जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, कैपिटल आर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो इसको कैपिटल आर की जो क्यूब है इसको मैंने निकाल लिया बाहर, और अंदर रह गया हमारा जो लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आर कैप डॉट डी आर। देखो इस आर कैप डॉट डी आर वैक्टर को मैं सीधा सीधा डी आर लिख दूं, क्योंकि हमने बार बार इसको कर लिया तो बार बार मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तो डी आर मैंने इसको सीधा लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इस स्मॉल आर का करेंगे समाकलन यानी इंटीग्रेशन। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, और एक चीज और, ये के क्यू बट्टा आर, ये यहाँ पर भी के क्यू बट्टा आर, क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है, के क्यू बट्टा आर दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैंने देखो जब इनमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा पद बाहर कॉमन आ गया, तो एक बचा, माइनस का निशान था, माइनस का निशान मैंने लगाया, के क्यू तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, और आर की पावर 3 में से एक पावर तो हमने निकाल ली बाहर, लेकिन अंदर भाई 2 पावर तो बची हुई है अभी भी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा 1 बट्टा आर, और चूंकि समाकलन यहाँ पर होगा आर का, तो आर के समाकलन से हमें मिलेगा आर स्क्वायर बट्टा 2। समाकलन के अंदर हम क्या करते हैं, पावर जो भी होती है ना उसमें एक जोड़ के जुड़ी हुई पावर का भाग दे देते हैं, तो आर स्क्वायर बट्टा 2 हो गया। फिर यहाँ पे आर से लेके आर तक इसकी जो लिमिट है वो हमने लगा दी। अब ये जो लिमिट है इसको अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हमारा ब्रैकेट जो है उसको बंद करते हैं, तो देखना हमें क्या प्राप्त होता है, v बराबर के क्यू बट्टा कैपिटल आर, अंदर देखना 1 माइनस 1 बाई आर, और ये बट्टा वाला 2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कोई समस्या हमें है नहीं। और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस आर की जगह, पहले तो मैं लिखूंगा इस वाले आर को, तो ऐसा कैसा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। फिर जब भी लोअर लिमिट हम लोग लगाते हैं तो माइनस का निशान लगाते हैं, उसके बाद जो नीचे वाली लिमिट है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया ये वाली चीज़। अब देखना ये जो आपका सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, भी हमने देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, हमने जो पावर 3 थी उसमें से एक तो बाहर निकाल ली, अंदर 2 बचेगी ना, तो मैंने यहाँ पे पावर 2 लगाने भूल गया था, तो यहाँ पे पावर है 2, ठीक है। अब इस 1 बट्टा 2 आर स्क्वायर को कर देते हैं अंदर गुणा, क्योंकि इसके साथ गुणा में पूरा का पूरा ब्रैकेट, तो गुणा करने के बाद देखना हमें क्या प्राप्त होता है। मैं इधर वाला जो हमारा काम था इसको साफ करता हूँ, क्योंकि हमें अभी ये कोई काम नहीं देगा। v बराबर के क्यू बट्टा कैपिटल आर, अंदर देखना क्या है यहाँ पे, तो 1 माइनस देखो 1 बट्टा 2 जो है इसको मैं एक बार बाहर ही रख लेता हूँ, हम केवल इस आर 1 बट्टा आर स्क्वायर को अंदर गुणा करते हैं, तो आर स्क्वायर यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है, ये इससे गुणा होगा तो बट्टा में चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, माइनस का निशान था, माइनस का मैंने निशान लगाया, एक ऊपर तो है आर स्क्वायर, और 1 बटा आर स्क्वायर से जब भी गुणा होगा तो ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, और आप बीच क्या बचेगा, परिणामी 1 बचेगा, तो यहाँ पे मैंने बचा दिया केवल 1। अब देखना जब मैं इस माइनस का निशान को अंदर करता हूँ गुणा, ये इस माइनस के 1 बटा 2 को आप कर सकते हो अंदर गुणा, एक ही बात है, तो v बराबर के क्यू बटा आर, यहाँ पे देखना 1 माइनस इस 1 बटा 2 को मैं माइनस के 1 बटा 2 को अंदर गुणा करता हूँ, तो माइनस का आर स्क्वायर बटा 2 कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस का 1 बटा 2 अंदर गुणा होगा माइनस के 1 से, तो माइनस माइनस गुणा होकर बना लेंगे प्लस, और 1 बटा 2। अब देखना प्लस का 1 है और प्लस का आधा है, आधा और 1 कितने होते हैं, 1.5 को हम लिखते हैं 3 बटा 2, यानी 1 + 1/2 ये कितने हो जाएंगे 3/2। तो v बराबर हमें मिलेगा के क्यू तो बाहर पड़ा है, कैपिटल आर अंदर है बटा में है, यहाँ पे देखना ये 1 और आधा मिलकर बन जाएंगे 3 बटा 2, और माइनस आर स्क्वायर 2 बटा 2 आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। देखो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, इस नॉर्मल सी मैथमेटिक्स को हमें समझते हुए चलना, और बहुत ही आसान है इसका जो लास्ट वाला डेरिवेटिव है वो प्राप्त करना। तो ऊपर वाला ये क्लियर हो गया होगा, तो उसको तो मैं कर देता हूँ फटाफट से रब, ताकि हम फटाफट जो हमारा निष्कर्ष है वहाँ तक जाएँ पहुँच। हुई गर्मी जो है ना, इसकी पहुँच बड़ी खतरनाक है भाई, MLA भी फेल है ना। यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे, v बराबर के क्यू बट्टा कैपिटल आर है, यहाँ पे देखना बट्टा में दोनों के 2 कॉमन है, मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, कोई समस्या है नहीं, ये 2 को ले लिया मैंने कॉमन। फिर अंदर देखना क्या बचा, यहाँ पे 3 है, कर ही देता हूँ पूरा, माइनस आर स्क्वायर बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर। अब v बराबर के क्यू बट्टा 2r, अंदर मैंने इसको देखो गुणा किया 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताओ ये टर्म आपको प्राप्त हुई यहाँ तक।
ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इस गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु क्यों ना हो, वहां पर यदि आपको v का मान चाहिए तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। जहां r क्या चीज है, इस पूरे गोले की जो त्रिज्या है वो है, और स्मॉल r क्या चीज है, वो दूरी है इस केंद्र से जिस पर हमें v का मान ज्ञात करना है। अब देखना, ये तो इसके अंदर कहीं पर भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, तो कहीं पर भी इस खोखले जो आपका बरवा गोला है, अचालक गोला, कहीं पर भी केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर हम लोग v का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले भाई प्रॉपर इस गोले के केंद्र पर v का मान कितना है, तो केंद्र का मतलब क्या है, ये जो आपकी स्मॉल r दूरी है ना, ये केंद्र से तो मापते हैं अपन, अगर केंद्र की हमें बात करें तो स्मॉल r का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है 0 होगा। तो जब मैं बात कर रहा हूं केंद्र की यानी v सेंटर की जब मैं बात करूंगा तो उस समय स्मॉल r का मान कितना, 0। तो जैसे मैं इसका मान 0 रखूंगा तो हमें देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, इस 3 को मैं आगे लिख रहा हूँ 3kq, इस स्मॉल r की जगह तो हो गया 0, ये कैपिटल R स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे कितना है, कैपिटल R है। तो क्या ये इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और क्या बच जाएगा, ये हमारे पास टर्म बचेगी, और ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा वो हमें प्राप्त होगा v सेंटर बराबर 3kqr। इसमें किसी को अगर कोई भी इसी प्रकार की शंका है तो आप फटाफट मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपकी कमेंट देख के तुरंत जो है आपकी जो समस्या का समाधान है वो मैं यहाँ पे करने की प्रयास पूरा करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो सेंटर पर आपकी v का मान होता है वो कितना होता है, 3kqr होता है। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था जिसकी हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग जो आपका स्फीयर है उसकी, उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है पूरी अच्छी तरीके से बहुत भली भांति आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप नीचे जो वीडियो की लिंक है उसको साझा जरूर करें अपने सभी सहपाठियों के साथ में। इसके अलावा जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, नीचे कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर लिखकर मेरे तक आप उन्हें भेजें। जो कमेंट आपके मुझे पसंद आएगी अगली वीडियो के अंदर आपके नाम के हिसाब में आपके जो कमेंट है आपके जो सुझाव है उसको मैं जग जाहिर करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो देखो लाइक का जो बटन है उसको दबाने से बिल्कुल जरा भी हिचकिचाना आपको नहीं है। इसी के साथ लेता हूँ फिलहाल अलविदा, मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखना ध्यान। और ये वाली बात जरूर मेरे ध्यान में रखना कि अगली जो हमारी वीडियो होगी ना, इस चैप्टर के अंदर हमने ये लास्ट टॉपिक किया भाई, इसके बाद एक टॉपिक आता है आपके जो आरबीएससी बोर्ड वाले हैं उनकी बता रहा हूँ। टॉपिक आपकी ये है कि विद्युत द्विध्रुव को जब हम घुमाते हैं तो उसके लिए क्या क्या कार्य या संचित ऊर्जा का टॉपिक है। और ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था शुरू में जब हमने बात करी थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो एक समान विद्युत क्षेत्र था, वहां पर हमने जब द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने के लिए किया गया जो कार्य था ना, उसी के साथ मैंने आपको करा दी थी संचित विद्युत ऊर्जा। तो इसलिए मैं आपको स्थितिज ऊर्जा तो मैंने चूंकि आपको वहां पर वो करा दिया टॉपिक, तो यहाँ पर दोबारा से उसको नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगली जो हमारी वीडियो की उसके अंदर हम सीधा बात करेंगे कैपेसिटेंस से, यानी धारिता की हम लोग बात करेंगे। और बहुत ही देखो शानदार वीडियो जिसके अंदर मैं आपको एक कैपेसिटर को लाकर दिखाऊंगा, कैपेसिटर असल में होता क्या है। कोशिश करूंगा अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको उसको अंदर से काट के भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो रियल में कैसे बनता है और रियल में किस प्रकार से वो काम करता है। धारिता जो होती है क्या होती है, जब हम प्रैक्टिकल उसका करेंगे तो बहुत अच्छे प्रकार से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। रहता हूं अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे वाला तू ही तकदा